नमस्कार, न्यूज स्टेन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी पार्टी के साथ साथ सरकारी योजनाओं का भी फायदा लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश कर रही है और सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अपना नेता तलाश रही है। आज चर्चा इसी पर कि 2023 की तैयारियों में कौन किस पर फिलहाल कितना भारी है। कुछ खास मेहमान भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही प्रदेश में सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी 24 और 25 फरवरी को बड़ी बैठक बुलाई है, तो वहीं कांग्रेस लगातार पार्टी के अंदर जारी गुटबाजी को दूर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रही है, जहां पहली बार सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस क्षेत्र में सिंधिया के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। कमलनाथ बीते 2 सप्ताह में इस क्षेत्र का 2 बार दौरा कर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं और हिंदुत्व के मुद्दों को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। देखिए, हमारी बैठक में जो संभागीय बैठकें हमारी हो रही हैं, उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक, मिनिस्टर और जिले के और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो लोग बैठ रहे हैं। अभी हम बूथ विस्तारक योजना के बाद हमारे समर्पण निधि के कार्यक्रम थे, वो पूरे लगातार जो जिस जिलों को हमने जो लक्ष्य दिए थे, लक्ष्य से भी बहुत ज़्यादा हमने किए। और कांग्रेस तो अपने गुटबाजी में, अभी सज्जन सिंह वर्मा और अभी हाल ही एक पूर्व गृह मंत्री थे कांग्रेस में, उनका बयान आया कि गांव चलो, घर घर चलो। अभी कोई कांग्रेस का ऐसा कोई कार्यक्रम था, वो पूरी तरफ से फ्लॉप हो गया। बीजेपी की बैठक और सरकार की तरफ से लगातार सरकारी योजनाओं की घोषणा पर कांग्रेस क्या कह रही है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, भाजपा जब विकास के मुद्दों से फेल होती है तो वो इस तरह के मुद्दों को हवा देती है जिसके नाम पे समाज को बांटा जा सके, जनता को गुमराह किया जा सके। अब अभियान, इवेंट, आयोजन, समाज को बांटना, हिजाब, सॉफ्ट हिंदुत्व, यह सब मुद्दे हैं जो जनता को बांटने के लिए और गुमराह करने के लिए सामने लाए जाते हैं, क्योंकि विकास को बताने को 17 वर्ष की भाजपा की सरकार पे कुछ नहीं, इसलिए वो विकास पे बात नहीं करते, वो मुद्दे भटकाने पे बात करते हैं, गाँव का जन्मदिन मनाते हैं, तमाम तरह के आयोजन करते हैं जिसके नाम पर जनता को गुमराह कर सके। 2023 का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि 2023 के ठीक 1 साल बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। जो 2023 के इस चुनाव में जीत हासिल करेगा, उसे 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि 2 दिन के लिए बड़ी बैठक आयोजित हो रही है, लेकिन कुछ मामलों पर आप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर जो समर्पण निधि का आप लोग टारगेट लेकर चल रहे थे, उसमें कहा यह जा रहा है कि टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी क्या वजह रही सर इसके पीछे, और 2023 के लिए फिलहाल पार्टी कितनी तैयार नजर आ रही है? देखिए लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन जनता के बीच में रहती है, और हम राजनीति में सेवा के मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से हम उस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई किसी चीज़ की फ्लॉपनेस और इन चीज़ों पे इसलिए बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और हम सब उसमें धीरे धीरे हमने अपने टारगेट्स, जो अपने लक्ष्य तय किया हुआ है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रही बात 23 के चुनाव की जो बात कर रहे हैं आप, हम माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर जनता के बीच में है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी अपनी रिपोर्ट में ही बता रहे थे कि विकास क्या है। तो जब हमने 2003 में जब सरकार ली थी, तब प्रदेश बंटाधार प्रदेश के रूप में जाना जाता था लोकेंद्र जी।
न लाइट थी, न बिजली थी, न पानी था, कुछ भी नहीं था। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो बिल्कुल ध्वस्त उसमें हमें मध्य प्रदेश मिला था। आज उनको, मुझे लगता है कि उनको घूमने की आवश्यकता है। आज देखें मध्य प्रदेश कहाँ पहुँच गया है। चाहे हम सिंचाई के मामले में करें तो हम 5-5 कृषि कर्मण अवार्ड लेके यहाँ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जो, हमारी सरकारों ने जब जन अपेक्षाओं पे खरे उतरते गए तो हमारी सरकार निश्चित रूप से जन आकांक्षाओं पर कार्य करती रही। जब 2003 में हम जीत के आए थे, जो हमने अपने जनता से संकल्प लिए थे उसको निश्चित रूप से पूरा किया। तब जनता ने हमें 2008 में भी आशीर्वाद दिया, और 2008 में जब हम जिन संकल्पों को लेके गए थे तब भी जनता ने आशीर्वाद दिया। कमोवे क्रम 2013 में और 2018 में भी वोटिंग परसेंटेज में हम कहीं बहुत ज्यादा आगे थे। और जो काउंटिंग की जो मुंडियां होती है उसमें हम गिनती के रूप में कहीं सरकार आप लोगों की बन जाती, उतना भी आगे नहीं थे। नहीं, वो तो मैं मान रहा हूं ना, मैं उस चीज को मान रहा हूं। पर जब हमने इनको मौका दिया 15 महीने में, तो इनका फिर से वही रूप दिखने लग गया। फिर हम आपके चैनलों पे डिबेट पानी के लिए करने लगे, फिर हम बिजली के लिए बैठने लगे, फिर हम अनेक मुद्दों पे, जब विकास के कार्य का अवरुद्ध होना 15 महीने में और प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया, निश्चित रूप से इसलिए जनता, जो इनके लोग थे उनसे नाराज होकर टूटते गए। और फिर जनता ने हमें मौका दिया। निश्चित रूप से आज जब हम बात करते हैं विकास के लिए, तो हम महाकाल कॉरिडोर की भी बात करते हैं, अनेक जो ब्रिजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट। हालांकि सर 2023 में और 2003 में, माफ कीजिएगा, और 2022 में एक बड़ा फर्क आ चुका है। अगर आप उस समय से अभी की कंपैरिजन करेंगे कि हमने ये सुविधाएं दे दी, अब शायद और ज्यादा डिमांड है लोगों की, उनको फुलफिल कर पा रहे हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से देखिए लोकेन जी, अगर जनता की डिमांड है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, और जो जनता 8 करोड़ वो मेरी भगवान है, उनका पुजारी अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित रूप से जन आकांक्षाओं, अगर जनता की हमसे अपेक्षा बढ़ती है कि हमें और अच्छा और आगे बढ़ना है और विकास करना है, तो निश्चित रूप से हम दोनों बाहें फैला के उस विकास को हम अपने से अंगीकार करेंगे। और प्रदेश के हित के लिए जो अच्छे से अच्छे कार्य होंगे हम करने के लिए आतुर भी हैं और तैयार भी। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, ग्वालियर पर खास फोकस कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है, लेकिन ग्वालियर के मिजाज के बारे में यह कहा जाता है कि वहां पर अगर कोई लोकल लीडर हो तो ज्यादा स्वीकार्यता होती है उसकी। तो कोई लोकल लीडर डेवलप कर पा रही है, या कमलनाथ ही अब पूरे मध्य प्रदेश में चेहरा रहेंगे कांग्रेस पार्टी के? ये सिर्फ सोच है, एक परसेप्शन है। जो एक ट्रांस पूरे मध्य प्रदेश का नेता होता है, वो मध्य प्रदेश का नेता होता है। वो स्थानीय जो नेता होते हैं उनकी अपनी स्थानीय उपादेयता होती है। हमारे पास दोनों तरह के नेता हैं, और जिन लोगों को ये सोच है कि इस तरह से नेतृत्व विकसित करना चाहिए, वो देख रहे हैं कि कमलनाथ जी जहां जा रहे हैं जबरदस्त भीड़ है। आज 10-15 हजार लोग थे भिंड में। तो ये बात अपनी सोचने की है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और छल की राजनीति कह रहे थे कि कमलनाथ की जैसे ही सरकार आई तत्काल जो है पानी खत्म हो गया। तो क्या पानी के जमीन में चला गया? अगर तुमने तालाब बनाए थे, तुम्हारी नदियां लबालब थी, तो कमलनाथ के कुर्सी पे बैठते ही पाताल में चला गया पानी। इस तरह की जो है अवैज्ञानिक और जो है कहना चाहिए कि अविद्वतापूर्ण बातें करके ये सोचते हैं कि प्रदेश की जनता को हम प्रभावित कर लेंगे। ये कह रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर जो है ये जमीन में मार के जो है एक परिवार की 6-6 लड़कियां गाड़ दी। आज तुम पकड़ नहीं पा रहे उनको। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी सेवा के अलावा आपका कोई दूसरा काम नहीं है, तो ये जो है चपरासी और बाबू जो है करोड़ों रुपए के साथ क्यों पकड़े जा रहे हैं? अगर आप जो है बहुत ही महान व्यक्ति हैं, आपको प्रदेश के कल्याण की चिंता है, तो व्यापम क्यों हो रहा है? व्यापम के बाद दूसरा व्यापम क्यों हो रहा है? दूसरे व्यापम के बाद तीसरा व्यापम क्यों हो रहा है? आप नाम बदल के जो है अपने पाप छुपाना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी का यही इतिहास है। जब गांधी की हत्या में हिंदू महासभा बदनाम हुई तो उनने पर्ची चिपका के अपना नाम जनसंघ कर लिया।
जब जनसंघ बदनाम हुई तो खट से जो है वो जनता पार्टी में हिंदू महासभा के एक नेता को तो कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया ना कुछ दिन पहले सर, और उसको लेकर तो आपके ही बड़े नेता नाराज भी दिखे। जो है इन्होंने जो है भूपेंद्र गुप्ता जी, ठीक है, ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन संगठन को लेकर सवाल था सर, संगठन को लेकर सवाल ये था कि सिंधिया की जिस तरह की छवि थी और जिस तरीके से ग्वालियर में आप लोगों को एक बड़ी लीड मिली थी पिछली बार, वो इस बार मिलेगी? हमें 100% मिलेगी। क्या हमने उपचुनाव में जो है इमरती देवी को हराया नहीं है? क्या हम वहां 9 सीटें नहीं जीते हैं? क्या सिंधिया तो तब भी महान थे, सिंधिया अभी भी महान है, फिर भी हम 9 सीट जीत के आए वहां से। तो ये तो आप जब तार्किक बात करेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। 9 सीट से सर आप सरकार में तो नहीं आ पाएंगे, ये तो तय है। आज 9 सीट से क्या सरकार में आ गई वापस कांग्रेस पार्टी? फिर हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा ना, सीट अगर आप जीत रहे हैं ठीक है, लेकिन उससे फिर सरकार में आ पाएंगे? इससे क्या हो गया अगर हम सरकार में, अगर हम नहीं, मेन लड़ाई तो फिर सरकार में आने की है ना सर। फोकस्ड बात की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं ग्वालियर में हमने उन्हें 9 सीट हराई हैं, तो हम सरकार में आएंगे, वापस आएंगे और धड़ल्ले से आएंगे। ये बड़बोले लोग जो है धूल चाटेंगे। आप देखिए 2023 में हमारी सरकार आएगी और मेजॉरिटी के साथ आएगी, उसमें कोई सौदेखोर नहीं होंगे, लालची लोग नहीं होंगे, बीजेपी उनको खरीद नहीं पाएगी। ये तो खैर आपको बहुत सोच समझ कर तय करना होगा आगे टिकट में। लेकिन मैं आ रहा हूं सर आपके बाद, दिनेश गुप्ता जी, दोनों ही पार्टियां अलग अलग कैंपेन चला रही हैं, घर घर चलो अभियान चल रहा है, इधर बूथ विस्तारक अभियान चल रहा है, समर्पण निधि को लेकर अभियान चल रहा है, बाल कांग्रेस की बात हो रही है। ये मध्य प्रदेश में जो अभी तैयारियां दिख रही हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भी ग्वालियर में फोकस कर रही है, कई वीडियोस वायरल हुए हैं, दिग्विजय सिंह का वायरल हुआ जिसमें वो साफ साफ चेतावनी दे रहे थे कार्यकर्ताओं को कि अब काम करना पड़ेगा। इसी तरह की चेतावनी कमलनाथ की तरफ से भी कुछ दिन पहले आई। क्या पूरी तरीके से चुनावी मोड में अब मध्य प्रदेश आ रहा है? लोकेन जी, चुनाव के लिए अभी लगभग 20 महीने का समय बाकी है और इतनी जल्दी जो है चुनाव की तैयारियां हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उसकी वजह जो है बहुत सारे जो वजह है वो 2018 के चुनाव परिणामों में छुपी हुई है। जिस तरह के चुनाव परिणाम आए थे उसमें निश्चित तौर पे हम जो ये कह सकते हैं कि वो त्रिशंकु विधानसभा का संकेत जो उन्होंने क्लियर स्पष्ट दिया था, क्योंकि एक ही सीट कम थी कांग्रेस के पास, अल्टीमेटली उसको सपोर्ट लेना पड़ा था। तो बीजेपी जो जिस तरह से पिछड़ी थी 60-65 सीटों पर, तो उसके लिए एक बड़ा झटका था। अब यदि 2023 में आपको जाना है और वही लीडरशिप है, एक उसमें सिंधिया नहीं है जिस जो ग्वालियर चंबल रीजन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि भिंड को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में कांग्रेस को लगभग समान रूप से बढ़त मिली थी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए उस बढ़त को 2023 में वापस बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि कमलनाथ जी अक्सर कहा करते हैं कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। जब एक स्तर पर संगठन से मुकाबला हो, दूसरी तरफ असंगठित राजनीतिक दल हो, तो निश्चित तौर पर जो चुनौतियां होंगी वो असंगठित राजनीतिक दल की ज्यादा होंगी। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरा से हटके, अपने नेचर से हटके 2 साल पहले चुनाव की तैयारियों में लग गई है। और उसका जो कैंपेन है, आप देखिए ग्वालियर चंबल रीजन में तो स्पष्ट है, वो विकल्प तो सिंधिया का कोई हो नहीं सकता उस रीजन में, क्योंकि जिस कद काठी के वो नेता हैं, जितना उनका जिस तरह का ऑरा है, वो कोई हो नहीं सकता। आप कमलनाथ जी वहां जो है एक एक्टिव लीडरशिप वहां जरूर उनको देनी होगी। अन्यथा क्या है कि जो एक बड़ा इलाका है, खास तौर पर जहां उस इलाके में एससी का वोट जो होता है, जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिला था, यदि वो वोट वापस कांग्रेस पार्टी के पास रहता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी जो संभावना है 2023 में बना के रख सकती है। अन्यथा यदि आपका वोट बैंक बिखर गया, फिर बसपा ने आपको कोई डेंट लगा दिया या लीडरशिप का कोई क्राइसिस हुआ या टिकट वितरण में कोई गड़बड़ी हुई, तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है कि 2023 के बाद कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं नहीं मिलेंगे, उनकी जो चेतावनी है वो चेतावनी उनके अनुभव पर आधारित है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए कि कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में पहुंच गई। जहां जहां भी लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है या सत्ता से दूर होती है, तो उसके पास कार्यकर्ताओं का एक टोटा हो जाता है।
तो इस खतरे को दिग्विजय सिंह भी भांप रहे हैं और कमलनाथ भी भांप रहे हैं। और दोनों आप देखिए ना, पूरी कांग्रेस को, समग्र कांग्रेस को आप देखिए कि राहुल सिंह कहां कर रहे हैं, विंध्य क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। वहां जो जिस तरह से उन्होंने लोगों को अपने घर वापसी कराया, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा है, दिग्विजय सिंह जी भी आपको फील्ड में ही दिख रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं दिख रहे क्योंकि उन्होंने कोई ऐलान किया हो कि साहब वो चुनाव प्रचार की, जिनको उन्होंने संकनात कर दिया है, या कोई कमेटी गठित हो गई है, AICC ने कोई एजेंडा दे दिया है। सब एक जो है ये समझ रहे हैं कि यदि हमने कोई भी गलती की और हमने अपने कार्ड अभी से ओपन कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी में कौन कब शामिल हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। दिनेश गुप्ता जी, एक सवाल और, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊं। सवाल ये है कि एक तो जैसा कि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हो रहा है, एंड में आते आते हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं खुलकर। और दूसरा ये कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो एक बड़ा आंदोलन SC वर्ग का हुआ था, और बीजेपी इस बात को मानती है कि ग्वालियर में खासकर उसने बहुत डेंट किया था एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो आंदोलन हुआ था। मध्य प्रदेश में 2023 में क्या परिस्थितियां हैं? क्या यही SC ST जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्योंकि पिछले कुछ मामले ऐसे घटे हैं कि मध्य प्रदेश जो कि शांति का टापू कहा जाता है, यहां भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हुआ दिखा। ये मुद्दे रहेंगे या फिर जो विकास की बात अभी कही जाती है वो मुद्दे हावी होंगे? लोकेश जी, आप पिछले 30-35 सालों के चुनाव को देखिए, विधानसभा के, हमेशा ही धर्म मुद्दा रहा है और जातियों का कॉम्बिनेशन रहा। धर्म आप जब तक ये राम मंदिर का मुद्दा हल नहीं हुआ था तो राम मंदिर तो हर चुनाव में था, लेकिन राम मंदिर के बाद भी हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश में 93 में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनवा पाई थी। तो आप ये देखिए कि जो जिस तरह का हम ये देखते हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशन पर जब जाते हैं तो SC ST और माइनॉरिटी जो कांग्रेस का एक कमिटेड वोटर माना जाता है, तो इसको पिछले 15-20 साल में कहीं ना कहीं इसमें डिवीजन हुआ, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि जयस हो या जो दूसरे संगठन है, जिस तरह से कांग्रेस जो है उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, तो वो वोटों के डिवीजन को रोकने की कवायद कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी के वोटों का डिवीजन रुक जाएगा तो उसके जो है, आप कोई भी धर्म का मुद्दा ले आइए, हो सकता है कि 93 के चुनाव परिणाम हमको फिर वैसे ही, जिस तरह से 93 के थे चुनाव परिणाम, वैसे हम 2023 में देखें, तो कोई भी मुद्दा चल सकता है, क्योंकि अभी जो धर्म का ऐसा मुद्दा, राम मंदिर से बड़ा मुद्दा अभी तक हमारे सामने कोई आया नहीं है। ठीक। दुर्गेश जी, चुनौतियां क्योंकि बीजेपी के सामने भी कई दिखाई देती हैं, और खासकर आप सिंधिया को लेकर आए, कई नेता उनके साथ आए, उनको मंत्री भी बना दिया, उनको निगम मंडलों में भी जगह दे दी, तो जो आपकी लीडरशिप थी सर वो नाराज दिखाई देती है, और कई जगह आपके जो कार्यक्रम थे उस सीरीज से आगे नहीं बढ़ पाए, तो उसके पीछे यही कारण माना जाता है कि वो लोग एक्टिव नहीं है। आप दमोह में चुनाव हारे तो वहां तो खुले तौर पर मलैया परिवार पर आरोप भी लग गए। तो इन नेताओं की भूमिका किस तरह की रहेगी जो कथित तौर पर नाराज बताए जाते हैं पार्टी से? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है लोकेश जी, और कहीं जो बातें हैं जिस तरह से ये मीडिया में और कहीं जो कांग्रेस दिन भर इन्हीं नोटिस क्या मीडिया ने दिया था सर जब आप चुनाव हारे थे? वो मीडिया ने नोटिस दिया? नहीं, मीडिया में कांग्रेस के लोग, आप पूरी बात तो समझिए उस बात को। मैं तो मीडिया पे कभी आरोप लगाने वालों में से भी नोटिस दिया था सर, क्योंकि मीडिया एक अपना काम करती है। चलिए, उसको, बाकी रही बात, आप देखेंगे जब हम 18 में जो हमें वहां से हमने जब उस चीज को वहां पे अपने 34 में से जब हमने 8 सीटें आई और जो हम पहले 12 प्लस में थे, पहले हम 20 पे थे, तो निश्चित रूप से उस समीक्षा में जो बात आई और हमने जो अपने कार्यकर्ताओं को, अभी जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय VD शर्मा जी ने बूथ विस्तारक योजना के तहत नीचे तक जाके सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, सब लेकर चिंता की और उसको लेकर जनता के बीच में भी रहे। और हम हमेशा से ही जब कोई भी हारते हैं तो उससे समीक्षा, अगर कोई सीट हारते हैं तो उससे समीक्षा करते हैं और फिर उस पर आगे बढ़ते हैं कि जो पूर्व में गलतियां हुई हैं उसको न दोहराते हुए हम आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से जो जनसेवा का संकल्प लेके हम बढ़ रहे हैं, 8 करोड़ प्रदेश की जनता की हम चिंता करके बढ़ रहे हैं, उसमें आगे बढ़ें। और हमारे कांग्रेस के साथी अभी व्यापम की बातें, इधर की बातें, उधर की सब बातें कर रहे थे। अरे 15 महीने
महीने में सरकार थी आपकी, आप जन आयोग की बात करते थे, एक कदम चले क्या? आपकी कथनी और करनी में यही अंतर है। और मैं आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, आप कमलनाथ जी के लिए जो तारीफ के पुल बांध रहे थे, मैं निश्चित रूप से जब कमलनाथ जी को फोकस करना चाहिए था युवाओं पे, लोकेन जी चुनाव जीतने के बाद जब वो सरकार में थे तो उनको फोकस युवाओं पे करना था, पर उनका फोकस था नकुल नाथ को कैसे नेता बनाया जाए। जब महिलाओं के लिए 973 वचनों में से अनेक वचन हमने दिए थे, पर आपका फोकस रंगाई पुताई पे बंगलों की, वो करें ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है इससे, तो कहीं ना कहीं वो देख लेंगे उन्हें किस चीज से फायदा है। देखिए कांग्रेस को अब कमलनाथ जी जो कल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कल एक बात कही कि पूरी कांग्रेस को जमींदोज करके अब वो जमीन पर कांग्रेस को देखने निकले हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कमलनाथ जी का जो पीरियड था, जो एरा था, उसमें 15 महीने में अगर ये चाहते तो जनसेवा के माध्यम से एक मिसाल कायम कर सकते थे। हाँ, काम करने के लिए आज हमने भी सरकार संभाली है, तो हमने तो एक बार भी हमने बजट कोरोना नहीं रोया। हम तो जनसेवा के, जनता के लिए, जनता के हितों के सब कार्य करने को तैयार हैं। हम किसी भी चीज में हमने ये नहीं बोला कि हमारा खजाना खाली है। हम तो ये बोलते हैं जनता की जो योजना है, जनता जो चाहती है, हम उसके लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, यहाँ पर दो सवाल हैं पार्टी के लिए। बेशक आप ये कहेंगे कि कांग्रेस संगठन एकजुट है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो कार्यक्रम है वो अलग अलग रहते हैं। दिग्विजय सिंह अपने अलग कार्यक्रम करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिसको कमलनाथ लीड कर रहे हैं उनके अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, मतलब दोनों एक साथ नहीं करते हैं। अभी जब शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होनी थी, उस समय की जो बातचीत थी वो भी खुलकर सामने आ गई थी कि पता ही नहीं था कि मुलाकात के लिए समय मांगा है। तो एक तो पार्टी क्या एकजुट है, अभी दो बड़े लीडर्स एकजुट हैं, और ये कहा जा रहा है कि इनका हो सकता है कि ये आखिरी चुनाव हो, जीते या हारे वो अलग बात है। तो इसके बाद की लीडरशिप को आपको लगता है कि ज्यादा मौके देने चाहिए इस चुनाव में कम से कम? ठीक है, पहले तो ये धारणा आप बदलिए। क्या जो है उमा भारती बता के जाती हैं कि वो कहाँ जा रही हैं शिवराज सिंह को, या कि जो है बीडी शर्मा, ब्रह्मदत्त, विष्णुदत्त जी बता के जाते हैं? ये बात तो आप लोग उठाते नहीं है। आज जो है ये जो है इस बात से किसी के बीच में मतभेद बता देंगे। शराबबंदी पर डिबेट की है सर परसों, सवाल नहीं पूछे गए पार्टी में अपने। मेरी बात सुनिए, ये मुझे तो बात कर लेने दें सर। आपने सवाल पूछा, जवाब दे दिया सर। पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ये मैं जो है एक जनरल एक परसेप्शन बनाने की जो कोशिश होती, जी मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं भी आज जो है हमारी पार्टी में हर व्यक्ति को काम असाइंड है, वो काम कर रहा है। कमलनाथ जी जो है पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। ये जिम्मेवारी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने सौंपी हुई। राहुल सिंह जी जो है विंध्य प्रदेश में जहां हमें जो है नुकसान हुआ है वहां पर जो है लोगों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम वहां उसी विंध्य प्रदेश में जहां पर हमें बहुत नुकसान हुआ था, हम वहां भी रेगांव जीत कर आए हैं। हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हम जो है जो हमारा जन स्पर्श का कार्यक्रम है वो हम बहुत तेजी से जा रहे हैं। हम घर घर जा रहे हैं। ठीक, हम जो है हम ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदाखोरी कर रहे हैं, समर्पण निधि ढूंढ रहे हैं, हम जनता से अपना जनसंपर्क बना रहे हैं। चलिए सर, समय रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो दोनों ही पार्टियों ने ताकत झोंकी हुई है। अब 2023 में किसको फायदा मिलता है ये देखने वाली बात होगी। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।